मैं आज घर पहुंचा तो घर बाहर से बंद था। अक्सर ऐसा होता नहीं। जब घर पहुंचता हूं तो मीता मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती है और गरम गरम चाय से मेरा स्वागत करती है। चाबी खोलकर अंदर आता हूं, देखता हूं घर बिखरा पड़ा है। अचंभा, ऐसा तो होता नहीं अक्सर। हमारी 5 साल की शादी में बमुश्किल 1-2 बार ही घर इतना बिखरा हुआ मिला मुझे। किचन में पहुंचता हूं, देखा तो फ्रिज में कुछ भी खाने का सामान नहीं है। खैर भूख लगी थी तो मैगी बनाने रखी और मीता को फ़ोन लगाया। स्विच्ड ऑफ। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक और झटका। मीता फ़ोन को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। कुछ भी हो जाए फ़ोन बंद नहीं होने देती है। मन में थोड़ी घबराहट आई, किंतु झटक देता हूँ। हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो। घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे बहुत जल्दी में कहीं गई है वो। लेकिन कहाँ, सोच में हूँ, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकता। मैगी बन गई थी तो चाय के साथ लेकर बैठ जाता हूँ, लेकिन आज सालों में अकेले खाते हुए अजीब लग रहा है। शाम के समय हमेशा मीता साथ होती है। सुबह के समय भी वो चाहे काम के कारण पास ना बैठे, लेकिन आसपास तो होती ही है। भले ही वो मेरे साथ नहीं खाती, मुझे खिलाकर तब खाती है, पर मेरे साथ बैठती ज़रूर है। एक साथ मन में आया, अकेले कैसे खाती होगी। खैर जैसे तैसे खाना खाया और प्लेट्स किचन में रख आया। टीवी ऑन किया, लेकिन मन नहीं लगा देखने में मीता के बगैर। टीवी पर भले ही सिर्फ मेरी पसंद के प्रोग्राम चलते हों जो उसे पसंद नहीं आते, लेकिन वो साथ तो देती ही है। हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाती है और फिर मेरे साथ बैठकर मेरी पसंद के प्रोग्राम देखती है। आज महसूस कर रहा हूँ कैसे अकेली देखती होगी वो सारा दिन टीवी मेरे बिना। टीवी में मन नहीं लगा तो उठकर बालकनी में चला आया। कितना सुकून है यहाँ। मीता को यहाँ आकर बैठना बहुत पसंद हुआ करता था शादी के शुरुआती दिनों में, लेकिन फिर उसने यहाँ बैठना छोड़ दिया, न जाने क्यों। याद करता हूँ कि किस तरह मेरे घर आने के बाद मेरे कंधे पर अपना सिर झुका वो बैठा करती थी यहाँ। मैं उसे झिड़कता कि सब देखते हैं मीता क्या करती हो, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती। आखिर मैंने उसके साथ यहाँ बैठना ही छोड़ दिया। शायद उसके बाद वो भी यहाँ नहीं बैठी कभी। आज उसकी बेचैनी और कुलबुलाहट महसूस दे रही है मुझे कुछ कुछ। कितना अजीब है यहाँ अकेले बैठना। यहाँ भी मन नहीं लगा, उठकर भीतर चला आया। अब झुंझलाहट सी हुई है उस पर, ना जाने कहाँ चली गई। ऐसा कभी करती नहीं है वो। मन नहीं माना, उठकर पड़ोस में जाता हूँ। बेल बजाई तो पड़ोसन मायरा ने दरवाज़ा खोला। उससे मालूम चला कि मीता तो लगभग पिछले 1 साल से उसके घर नहीं आई। उसने बताया कि पूरा दिन घर में ही रहती है, कहीं निकलते देखा नहीं है उसने कभी उसे। उसने बताया कि शुरू में उसने बहुत कोशिश की मीता से बात करने की, लेकिन जब मीता ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने भी मिलना छोड़ दिया मीता से। हताश सा घर आया। मायरा ही तो उसकी सहेली थी पूरी कॉलोनी में, जब उससे भी नहीं मिलती और मुझे खबर भी नहीं। याद करता हूँ कितने मित्र थे उसके, कितना बोलती थी। पकड़ पकड़ बकर बकर हमेशा चलती रहती थी उसकी ज़बान, कभी चुप नहीं होती थी। मैं परेशान हो जाता, झिड़क देता उसे। मुझे नहीं पसंद इतना बोलना। उसके मित्र भी नहीं पसंद थे मुझे। मेरे डांटने पर चुप हो जाती, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती। मैं थककर माथा पीट लेता और अपने कामों में लग जाता। ध्यान देना ही छोड़ दिया था मैंने उस पर। याद करता हूँ कितना कम हो गया था उसका बोलना। अब तो आंखों में ही जवाब दे दिया करती है। आज उसका ना बोलना, उसकी गैर मौजूदगी खल रही है मुझे, ना जाने क्यों। 1 साल से मीता ने मायरा से नाता तोड़ लिया। मेरे प्रोजेक्ट को शुरू हुए भी 1 साल ही तो हुआ है। मैं एक सीनियर आर्किटेक्ट हूँ, काम में व्यस्त रहता हूँ, उसे समय नहीं दे पाता। लेट घर आना, जल्दी घर से जाना, वक्त कहाँ है मेरे पास उसे देने को। सुबह निकलता हूँ तो रात में घर आता हूँ, फिर खाना और टीवी।
टीवी देखते देखते ही सो जाता हूँ। मीता शुरू से अकेली रहती थी इस घर में। शुरू में वो बहुत शिकायत करती, बहुत लड़ती मुझसे, कभी भी आवाज़ ऊंची नहीं होती उसकी। लेकिन फिर भी उसे यूं अकेले रहना पसंद नहीं था। मेरे न सुनने पर उसने कहना धीरे धीरे बंद कर दिया था। मुझसे लड़ना, शिकायत करना उसने सब कुछ बंद कर दिया था। आज लग रहा है कैसा महसूस होता होगा उसे अकेले। उसके बिना जीवन कहाँ है मेरा, याद ही नहीं है मुझे आखिरी बार कब उसके बिना रहा हूँ मैं। मायके भी तो नहीं जाती वो, मायके के नाम पर है भी क्या। माँ पिता तो उसके बचपन में ही गुजर गए। भाई भाभी हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं जाने देता मैं उसे। क्या करेगी जाकर, यहाँ उसके बगैर मैं कैसे रहूँगा। सुबह मुझे पलंग से उठने से लेकर रात को मेरा पसंदीदा हल्दी का दूध देने तक सब कुछ वही तो करती है। अगर वो ना हो तो क्या हो मेरा। घड़ी पर्स तक तो याद नहीं रहता है मुझे लेना, वो भी वही याद दिलाती है। उसकी आदत हो गई है मुझे, मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाती है, लेकिन उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद क्या है, दिमाग पर जोर डालता हूँ, अचानक ही उठ बैठता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं उसकी पसंद क्या है। शुरू में वो बताती थी मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। फिर उसने कहना छोड़ दिया। जो बनाती है मेरे लिए वह भी वही खा लेती थी। आज महसूस दे रहा है मुझे, क्या किया है मैंने। घर खाने को दौड़ रहा है, कमी खल रही है उसकी। कभी नहीं देखा मैंने इस घर को इन 5 सालों में खाली उसके बिना। एक एक चीज़ आज मुझे उसकी याद दिला रही है। जाने क्यों एक बेचैनी सी हो रही है मुझे। घड़ी देखता हूँ, 8:30 बज गए हैं। कैसे और किससे पता करूँ कहाँ है। 100 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। अब सच कहूँ अगर तो टेंशन हो रही है मुझे। शॉपिंग के लिए भी जाती है अगर वो, तो मेरे घर आने से पहले ही वापस आ जाती है। मुझे पसंद नहीं कि जब मैं घर आऊँ तो वो घर पर ना मिले। साफ साफ कह रखा है मैंने। पिछले 1 साल से मैं 9 बजे से पहले नहीं आता, लेकिन उससे पहले भी कभी वो मेरे घर आने पर मुझे बाहर नहीं मिली। हमेशा दरवाजे के पास चक्कर लगाती रहती और एक बेल बजने पर ही गेट खोल दिया करती। आज मैं दरवाजे के पास चक्कर लगा रहा हूँ। अब समझ आ रहा है क्यों मेरे घर आते ही वो मेरे गले लग जाती है और मैं उसे झिड़क कर दूर हटा दिया करता हूँ। मुझे ये नौटंकी पसंद नहीं। प्यार करो तो जताना ज़रूरी है क्या। प्यार तो आँखों का इकरार है, ज़ुबान से इजहार ज़रूरी नहीं। समझती ही नहीं वो, लेकिन ना जाने क्यों लग रहा है कि अभी आ जाए तो सीने से लगा लूँ उसे। शॉपिंग पर भी गई होगी अगर, तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। शॉपिंग से याद आया, उसने तो मुझसे कई दिनों से पैसे मांगे ही नहीं। शॉपिंग पर कैसे जा सकती है। उठकर रूम में चला आया हूँ। कहीं मन नहीं लग रहा था। पलंग पर बैठा हूँ, याद करता हूँ। रात को सोते समय भी उसका पैर तो कभी हाथ मुझ पर आ ही जाता है। ऐसे ही सोती है वो और मैं उसको सुना देता हूँ नींद में ही। ऐसे चुपचाप सो जाती है, हमेशा एक कोना पकड़कर। उसके बिना ये पलंग कितना सूना है। चलूँ, कपड़े तो बदल ही लूँ। अलमारी खोलता हूँ। अरे मेरा नाइट सूट कहाँ है। कितना मुश्किल है ये सब ढूंढना। वो ही करती है हमेशा। इस अलमारी में तो नहीं है। उसकी अलमारी में देखता हूँ। अलमारी खोलते ही उसकी खुशबू मेरी नाक के नथनों पर पड़ती है, जैसे किसी और ही जहाँ में खो जाता हूँ। सूट ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। देखो कितनी लापरवाह है। मेरा सूट अलमारी में क्यों रखा है अपनी। अरे ये क्या गिर गया। लाल साड़ी उसी की है, पहले करवा चौथ पर पहनी थी उसने। अभी भी याद है मुझे, कितनी खूबसूरत लग रही थी। परी सी है वो, गुड़िया सी। जब घर आया और उसने दरवाज़ा खोला तो देखता ही रह गया था। उसे अपने को संभाल नहीं सका था। मैं उसे गोद में उठाने को आगे बढ़ा तो उसने मुझे रोका और मुझे बाहर बालकनी में ले गई। मुझे उसका रोकना नागवार गुजरा था। चाँद को देख जब थाली मेरे आगे की
तब याद आया कि आज तो करवा चौथ है। तब समझ आया क्यों क्यों इतने पैसे चाहिए थे उसे। बहुत डांट डपट कर मैंने पैसे दिए थे उसे। व्रत ढंग से तोड़ने भी नहीं दिया था और उसे इस कमरे में ले आया था। बिस्तर पर पहली बार उस रात उसकी आंखों में आंसू देखे थे मैंने। आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों रोई थी वो। हद हो गई, अब तो 9:30 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। अब नहीं रुक पा रहा हूँ, उठकर नीचे गया। वॉचमैन से पता किया, शाम 4 बजे निकली थी वो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वापिस कमरे में आ जाता हूँ। उसके भाई को फ़ोन लगाया, मजबूरी थी मेरी, वरना उससे बात करना पसंद नहीं मुझे। पता चला वहाँ भी नहीं गई। उसकी तो अब और कोई दोस्त भी नहीं है। इसके पास जाऊँ क्या? शायद कुछ देर और इंतज़ार करना चाहिए, क्या मालूम आती ही हो। अब मुझ पर एक शंका सी हावी हो रही है। घर में ढूंढता हूँ, कुछ मिल जाए अगर, उसका कोई मैसेज या कुछ और। किचन में जाता हूँ, किचन में कुछ खास नहीं मिला, बस सामान की लंबी लिस्ट के सिवाय। झल्लाकर अंदर कमरे में वापस आता हूँ। ड्रॉर्स वगैरह को चेक करता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। बाहर की ड्रॉर्स में कुछ नहीं मिला, पर एक एहसास हुआ कि कितना तरीके और करीने से घर रखती है वो। हर चीज़ कितनी साफ़ और सुंदर तरह से उसने रखी हुई है। चेक करते वक्त सारा सामान इधर उधर कर दिया है मैंने। वापस आएगी तो हैरान रह जाएगी। खैर, आने दो तो वापस, पहले तो मुझसे डांट ही खाएगी। उसकी अलमारी की ड्रॉर खोलता हूँ, फिर से उसकी खुशबू का एहसास होता है। सर झटक कर सर को चेक करता हूँ कि कहीं कुछ मिल जाए। सबसे पहले हमारी शादी की एल्बम हाथ लगती है मेरे। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? यह तो बेड में रखी रहती है ना। शुरू में कई बार कभी भी लेकर बैठ जाती थी इसे। बार बार इन्हीं तस्वीरों को देखना बोझिल सा लगने लगा था मुझे। एक दिन मैंने ही उठाकर बेड में डाल दी थी। कम से कम रोज़ के नाटक से छुटकारा मिल गया था। अब तो मुझे याद भी नहीं आखिरी बार कब उसके साथ इन तस्वीरों को देखा था मैंने। अब अचानक ही इस पर हाथ जा रहा है, खोलकर देखने का मन कर रहा है और मैं सब कुछ भूलकर एल्बम देखने बैठ जाता हूँ। क्या खूबसूरत लग रही थी वो अपने लाल हरे जोड़े में। मेरी ही पसंद का तो था वो। हाँ, भले ही मैंने ज़ुबान से ना कहा हो, लेकिन मेरा इशारा समझ गई थी वो। इसी जोड़े पर हाथ रखा था उसने। यही खासियत है उसकी, मेरी छोटी छोटी पसंद जानती है वो। उस दिन किसी की नज़र नहीं हट रही थी उस पर से। मैं खुद उस दिन उसकी काजल भरी नज़रों की गिरफ्त में था। शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए थे। ये हनीमून वगैरह के चोचले मुझे नहीं पसंद। हालांकि उसने दबी ज़ुबान में कहा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो वो भी मान गई थी। हमारी शादी के बाद रस्म व रिवाज के लिए ही हम गांव में रुके थे। उसके बाद तुरंत ही माँ पापा ने उसे मेरे साथ भेज दिया था। मेरे इस मकान को घर उसी ने बनाया था आकर। कमाल की जादूगरी है उसके हाथों में। जिस काम को हाथ लगा देती है उसे करके ही दम लेती है, और वो भी बिल्कुल परफेक्शन से। का एक एक कोना उसके अच्छे और सच्चे टेस्ट का नमूना है। इस घर को सजाने में मेरा कोई योगदान नहीं है सिवाय पैसे देने के, और पैसों के मामले में भी वो मितव्ययी है। एक एक पैसे को दांत से पकड़ती है। बहुत सोच समझकर खर्च करने के बावजूद भी उसने इतना सुंदर सजाया है इस घर को। आर्किटेक्ट मैं हूँ, लेकिन इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मीता का ही है। शादी के शुरुआती दिनों में मेरे घर पर ना आने का वो बहुत विरोध करती। मन तो मेरा भी होता था उसके साथ समय बिताने का, लेकिन काम का इतना प्रेशर था मुझ पर, वो समझती ही नहीं थी। छुट्टी लेकर घर बैठता तो ये घर चलता कैसे, पर उसको इन सब से क्या मतलब था। जब देखो रोमांस ही छाया रहता था उसके मन पर हमेशा। काम के बीच में फ़ोन करके तंग करती रहती मुझे। मेरे खुद से फ़ोन ना करने पर मुझसे नाराज़ हो जाती, लेकिन मेरे पास उसे मनाने का भी समय कहाँ था। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि कुछ कहना बंद ही कर दिया उसने। ना जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ जाए तो मैं भी उसके साथ वही बचपना करूं
जो वो मेरे साथ तब किया करती थी। हम देखकर मैंने उसे बंद कर दिया। आगे चेक किया ड्रॉअर तो मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ लगी। दिल धक से रह गया मेरा। हमारी शादी के दूसरे वर्ष मीता ने मुझे खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मैं खुशी से फूला नहीं समाया था, लेकिन बस अपनी खुशी बयान नहीं कर सका। पता नहीं उसने मेरी खामोशी को क्या समझ लिया। उदास सी रहने लगी वो। मैं उसका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन मैं रख नहीं पा रहा था। मेरे पास इतना समय ही नहीं होता था, यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के यहाँ भी उसके साथ नहीं जा पाता था। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं करता था, लेकिन एक बच्चे के आने की खबर ने मेरी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया था। अब मैं और भी मेहनत करके खूब पैसा कमाना चाहता था, ताकि मैं अपने बच्चे को सुखद भविष्य दे सकूं। वो बहुत बीमार सी रहती थी। उन दिनों चाह कर भी मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रहा था। माँ को मैंने यहाँ आकर रहने को कहा, लेकिन पिताजी को छोड़कर वो कैसे आती, और पिताजी गांव से बाहर आना नहीं चाहते थे। ना चाहते हुए भी मुझे उस घर पर अकेले छोड़कर जाना पड़ता था। केवल मायरा ही थी जिसने उस समय हमारा इतना साथ दिया। वो ही मीता का ध्यान रखती, उसे अस्पताल लेकर जाती। लेकिन मीता का चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा था। पिछले 2 सालों में मैंने पहली बार उसे इतना कमज़ोर देखा था। एक मन करता कि छोड़ दूँ नौकरी और उसके साथ रहूँ, लेकिन ना कर पाता ऐसा। तीसरे महीने मीता का गर्भपात हो गया। मुझे तो उसने बताया भी नहीं। एक फ़ोन तो कर ही सकती थी। शाम को जब मैं घर आया तब मायरा से पता चला कि दोपहर में क्या हुआ। उसी ने मुझे बताया कि इस गर्भपात का यह नतीजा रहा कि मीता अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। मैं तब भी कुछ बोल नहीं सका। मेरे आँखों के कोर गीले हो गए थे, लेकिन जुबान ने मेरा साथ नहीं दिया। हमारे बीच एक सन्नाटा फैल गया था। उस दिन के बाद मीता टूट गई। दुख मुझे भी कम नहीं था, लेकिन मैं मीता को संभाल नहीं सका। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी, और मैं खुली आँखों से उसे खुद से दूर होता देख रहा था। जाने क्यों दिमाग के एक कोने में मेरे बच्चे का कातिल मीता को मान लिया था। मैं जानता हूँ उसकी गलती नहीं थी। मन तो यही कहता था मेरा, लेकिन दिमाग कहता कि उसी ने मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। उस घटना ने हमारे बीच एक खाई सी बना दी। खामोशी की एक दीवार जो समय ने बनाई थी, हमारे बीच अब वो दीवार इस घटना की ईंटों तले और भी बड़ी हो गई थी। वो मशीन की तरह मेरा सब काम करती, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, लेकिन मन से वह मेरे साथ नहीं होती। मैं अब इस ज़िंदगी का आदी हो चला था। अब हर समय चहकती रहने वाली, मेरा दिमाग खा जाने वाली मीता बिल्कुल ही चुप सी हो गई थी। मेरा मन उसके करीब जाने को कहता, लेकिन मेरा दिमाग उसे अपने करीब नहीं आने देता। मैंने खुद को ऑफिस के कामों में और मीता ने घर के कामों में खुद को झोंक दिया। यादों से बाहर निकलता हूँ, रिपोर्ट को एक तरफ रखता हूँ, ड्रॉअर दोबारा देखता हूँ, थोड़े और कुछ कागज़ और उनके नीचे गोलियाँ। ये किस चीज़ की गोलियाँ हैं? गूगल करता हूँ। अवसाद की गोलियाँ? मीता इन गोलियों को क्यों ले रही है? उसे अवसाद कब हुआ? कागज़ों में मेरे डॉक्टर सिन्हा का प्रिस्क्रिप्शन हाथ लगता है। याद करता हूँ, उस हादसे के बाद ही तो मीता खुद में सिमट गई थी। उस हादसे के लगभग 1 साल बाद की ही तो बात है। वो कुछ नहीं बोलती थी। 10 बार बोलता तब एक का जवाब देती थी, मायूस रहती। कभी भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता उसका। घर के कामों में कुछ ज़्यादा ही चुस्ती बरतने लगी थी। सफाई का जुनून तो उसका हद से ज़्यादा बढ़ गया था। छोटी छोटी गंदगी को भी बार बार साफ करती, जैसे कोई डिसऑर्डर हो। मुझसे तो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन खुद ब खुद बोलती रहती। मैं परेशान सा हो गया था। मैंने ही तो उसे डॉक्टर सिन्हा के पास भेजा था। मायरा के ही साथ तो गई थी वो, लेकिन उसने तो मुझे बताया था कि चिड़चिड़ेपन की शिकायत बताई है डॉक्टर ने। उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं। उस समय भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस हर बार उसे दवाइयों के पैसे दे दिया करता था। लेकिन ये वाली दवाई तो उसने मुझे कभी भी नहीं दिखाई। तो क्या उसने मुझसे झूठ बोला था?
मायरा से पूछता हूँ। उठकर दरवाजे तक आता हूँ, फिर ठिठक जाता हूँ। 10 बज चुके हैं। इस समय बेल बजाना ठीक नहीं रहेगा। मीता आएगी तो उससे ही पूछूंगा, लेकिन वो है कहाँ? ये अवसाद की गोलियां देखकर मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा था। मैंने उसकी ड्रॉअर को और ढंग से चेक किया, जिसमें मुझे सिन्हा के प्रिस्क्रिप्शन की एक फ़ाइल मिली। मीता तब से लगातार ये दवाइयाँ ले रही है, लगातार उस डॉक्टर के संपर्क में है। कहीं वो आज भी तो वहीं नहीं गई? नहीं, अगर डॉक्टर के जाती तो फाइल साथ लेकर जाती, और अब तक तो वापस भी आ जाना चाहिए था। और ज़्यादा उत्सुकता से उसकी ड्रॉअर चेक करता हूँ, कुछ हाथ नहीं लगा। उसकी अलमारी चेक करता हूँ, सोचकर अलमारी को बेड पर बिखेर दिया मैंने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अवसाद में कैसे हो सकती है? कोई केवल चिड़चिड़े होने पर या केवल चुप होने पर अवसाद में चला जाता है क्या? ये सिन्हा उसका बेवकूफ़ बना रहा है, और वो बन रही है। मुझसे बिना पूछे, बिना बताए ऐसी गोलियां ले रही है। और फिर पिछले 3-4 महीनों से तो बहुत बदलाव भी आ गया है उसमें। थोड़ी खुशी भी दिख रही है। घर आते ही मुझसे लिपटने का सिलसिला भी उसने फिर से शुरू कर दिया है। हाँ, ज़्यादा अब भी नहीं बोलती है, लेकिन उसकी इस स्थिति को अवसाद तो नहीं कहा जा सकता है। एक मुस्कान सी बिखरी रहती है उसके चेहरे पर। अब तो अवसाद नहीं है उसे। हो नहीं सकता। इतना व्यस्त थोड़े हूँ मैं खुद में कि उसकी हालत ना पहचान सकूँ। सोचते सोचते ही निगाहें झुक सी रही हैं। क्या वाकई मैं उससे इतना उदासीन हो गया? अलमारी चेक करते हुए मेरे हाथ एक पास लगा। एडमिशन पास, संगीत एकेडमी का है। इसका मतलब मीता संगीत शिक्षा के लिए कक्षाएं ले रही है। उसको संगीत का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा गाती है वो। लेकिन मुझे नहीं पसंद उसका गाना। सभ्य परिवारों की औरतें गाती हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। मैंने मना करने के बाद गाती नहीं थी वो, और उस हादसे के बाद तो कभी उसे गुनगुनाते भी नहीं सुना मैंने। तो फिर ये पास, नाम तो उसी का लिखा है। 4 महीने पहले का है। 4 से 6 बजे की क्लासेस का बैच है। ओह, तो इसका मतलब वो आज भी संगीत एकेडमी गई है। लेकिन वहाँ से भी अब तक तो आ जाना चाहिए था। और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। कहीं ये उस सिन्हा का किया धरा तो नहीं? सुना है मैंने, अवसाद को दूर करने के लिए डॉक्टर्स ऐसे वाहियात तरीके अपनाते हैं। सिर पकड़कर बैठ गया हूँ अपना। कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर क्षण चिंता बढ़ रही है। अब मेरी रात के 11 बज चुके हैं। अब तो हद ही हो गई है। क्या करूँ? उठकर कपड़े बदलता हूँ। अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। कहीं किसी मुसीबत में ना हो वो। इस शहर का ठिकाना भी तो नहीं कुछ है। हर रोज़ कोई बुरी खबर सुनने को मिल ही जाती है। और फिर मीता को आसपास की जगहों के सिवा बाकी जगहों का पता भी कहाँ होगा? हो सकता है पता भी हो। जब ये बात छुपाई मुझसे, तो क्या पता और कुछ भी छुपाती हो। सोच में डूबा हूँ कि फ़ोन बजा है। पहली बेल में ही उठा लिया है मैंने इतनी रात को अनजान नंबर से फ़ोन। मन किसी अनहोनी की आशंका से घिर उठा है। फ़ोन उठाते ही जो आवाज़ और शब्द मेरे कानों में पड़े हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता शीशा उड़ेल दिया हो। सुनकर धक रह गया हूँ। फ़ोन हाथ से छूट चुका है। हड़बड़ाया सा कार की चाबियाँ उठा भागा हूँ। मीता का एक्सीडेंट हुआ है। सिटी अस्पताल में मौत से जूझ रही है। पुलिस का फ़ोन था। उसके फ़ोन के अवशेष मिले घटनास्थल पर। उससे सिम निकालकर मुझे खबर की गई है। गाड़ी चलाते हुए उसके साथ बिताया पल, उसके बगैर बिताए लम्हे आँखों के आगे घूम रहे हैं। एक जगह गाड़ी की टक्कर भी हो गई। गाड़ी बंद पड़ गई। मुश्किलों से दोबारा स्टार्ट की है। अस्पताल को भाग रहा हूँ। अस्पताल पहुंचकर मालूम चला कि सिर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने केस को गंभीर बताया है। ऑपरेशन थिएटर में है अभी। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। थका सा मैं वहीं निढाल हो गया हूँ। रह रहकर उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा उदास चेहरे में बदलता हुआ मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। एक एक पल जब मैंने उसे चोट पहुँचाई,
जब मैंने उसे नहीं सुना, जब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, सब याद आ रहा है। कैसे मेरी तबीयत खराब होने पर मेरी सेवा करती है वो, कैसे एक पल को भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी वो, कैसे मेरी हर ज़रूरत को ईश्वर से भी पहले रखती है वो। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा बस यही कहता हूँ, मीता जाना नहीं। मैं जानता हूँ कभी समझ नहीं सका तुम्हें, कभी समय नहीं दिया, लेकिन तुमने इन चंद घंटों की दूरी में तुम्हारे दर्द, तुम्हारी करुणा का अंदाज़ा लगा चुका हूँ मैं। जाना नहीं मीता, वादा करता हूँ अब न सिर्फ प्यार करूँगा, जताऊँगा भी। वादा करता हूँ अब कभी नहीं झिड़कूँगा तुम्हें। इन 5 सालों के साथ की कसम है तुम्हें मीता, इतनी बड़ी सज़ा मत देना मुझे मेरे गुनाहों की। सीख लेना तुम संगीत, रख देना सारी रात मुझ पर पैर। साथ बैठकर खाना खाऊंगा आपसे, बालकनी पर भी बैठूंगा तुम्हारे साथ। खूब बातें कर लेना मीता, वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। हर वो खुशी दूंगा तुम्हें जो अब तक ना दे सका। जानता हूँ मैं तुम मेरी जैसी स्वार्थी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दोगी। तुम माफ़ कर दोगी ना मीता। सारी रात उसका खून बहना नहीं रुका है। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी रही है रात भर। मैं घबराया सा, कभी डॉक्टर को तो कभी भगवान को देख रहा हूँ। मेरे कर्मों की इतनी बड़ी सज़ा उसे मत दो भगवान। दोषी मैं हूँ, लेकिन उसे जीवन दान दे दो भगवान। सूरज की किरणें पलक पर फैल चुकी हैं, डॉक्टर्स की टीम बाहर आ चुकी है, मीता की जान बच गई है। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी वो। ये तो केवल उसका तरीका था मुझे सबक सिखाने का। सुबह 9 बजे उसकी आँख खुली है, मैं सामने खड़ा हूँ उसके। वो अंदर, मैं बाहर, इशारे से मुझे अंदर बुला रही है। डॉक्टर की अनुमति ले अंदर चला जाता हूँ, उसके सामने खड़ा हूँ। एक आंसू की बूंद कब मेरी आँखों से उसकी आँखों में उतर आई है पता नहीं कर सकता हूँ। इशारे से मुझे अपने पास बुला रही है। पास जाकर बस इतना ही कह पाता हूँ, मुझे माफ़ कर दो मीता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे गले लगाने का इशारा कर रही है। इस बार बिना हिचके, बिना किसी की मौजूदगी से डरे, बिना उसे आंखें दिखाए उसके गले लग जाता हूँ।